नमस्कार। तालियों और तालीम के शहर अलीगढ़ से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनाव में सबसे बड़ा सत्य विजय ही होती है। आपको बता दें, विजय हासिल करने के लिए हर एक राजनीतिक दलों की ओर से अपनी पूरी की पूरी ताकत चुनाव में लगा दी जाती है। वैसी ही ताकत आजकल बड़े बड़े नेताओं की ओर से भी लगाई जा रही है। हालांकि इन सब के बीच सुरक्षित सीट पर जीत की भी तलाश में लगातार प्रत्याशी उम्मीदवार लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर पहुंचे। वहां पर गोरखपुर सदर की सीट से चुनाव लड़ने का उनकी ओर से ऐलान किया गया। उसके बाद बारी थी केशव प्रसाद मौर्य की। बीजेपी ने टिकट दिया, उनको भी उनके ही गढ़ में उतारा गया ताकि उप मुख्यमंत्री की जीत को भी सुनिश्चित किया जा सके। और ऐसा लग रहा है कि इसी से सीख लेते हुए अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से भी मैनपुरी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की करहल सीट से उम्मीदवारी के तौर पर अखिलेश यादव के नाम को आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश की जिस दिशा में घूमती हुई दिखाई दे रही है, यही कहा जा सकता है लौट के उम्मीदवार और नेताजी घर को आए। उत्तर प्रदेश में अब जंग पूरब बनाम पश्चिम की है। योगी गोरखपुर से हुंकार भर रहे हैं तो अखिलेश मैनपुरी से ललकारने के लिए तैयार हैं। सियासत सबसे सुरक्षित सीट से शुरू होगी। सियासत अब पारंपरिक सीट से होगी। योगी आदित्यनाथ ने जहां अपनी पारंपरिक सीट गोरखपुर सदर को विधानसभा चुनाव के लिए चुना है, तो वहीं अब अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने वाले हैं, जो कि मैनपुरी की करहर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। करहर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। 1985 से अब तक हुए 10 विधानसभा चुनावों में यहां से यादव उम्मीदवार ही जीत रहा है। 2017 में बीजेपी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी के सोवरन यादव यहां से 40,000 वोट से जीते थे। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। करहल विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं का बोलबाला है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। और मैनपुरी तो मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली भी रही है। मैनपुरी ही वो क्षेत्र है जहां मुलायम सिंह यादव ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। करहल के जैन इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की तो यहाँ शिक्षक के तौर पर काम भी किया। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सफाई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, जहां से वो सांसद भी हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इशारों में बता दिया था कि वो आजमगढ़ से विधानसभा की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। अखिलेश की इस पहेली में जवाब भी छिपा है। अखिलेश के मुताबिक वो योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़ लेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 6ठे चरण में मतदान होना है, और आजमगढ़ में तो मतदान उसके बाद यानी 7वें चरण में किया जाएगा। अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव न लड़ने का एक और क्लू दिया। उन्होंने साफ किया कि वो आजमगढ़ की जनता से इजाजत लेकर ही कहीं चुनाव लड़ेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर मैनपुरी को चुनने की वजह क्या है। मैनपुरी वो इलाका है जो न केवल पश्चिमी यूपी में आगरा मंडल तक अपना असर डालता है, बल्कि अवध में कानपुर तक अपना प्रभाव छोड़ता है। इसमें फिरोजाबाद, एटा, औरैया, इटावा और कन्नौज की सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इन इलाकों में
पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने तेजी से सेंधमारी की है। वहीं पश्चिमी यूपी में आरएलडी के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में से 44.4% वोट के साथ 82 सीटें हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 19.5% वोट के साथ 9 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। अपने गढ़ में कमजोर होने की एक बड़ी वजह चाचा शिवपाल का पार्टी से अलग हो जाना भी था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन अब चाचा भी साथ हैं, जिन्हें जसवंत नगर सीट से टिकट देने की तैयारी है। किसानों की नाराजगी के बाद, जाट और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ लाने के बाद अगर अखिलेश अपने गढ़ से हुंकार भरने के लिए तैयार हैं, तो वहीं सीट के ऐलान की देरी में अब बीजेपी तंज मार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया है उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। उधर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो अब उनके खिलाफ भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर मैदान में होंगे, जो कि अखिलेश और कांग्रेस से गठबंधन न होने के बाद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी का आदेश हुआ है कि आपको गोरखपुर सदर लड़ना है और मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के का जो आदेश है हमारे नेताओं का, मैं उसका सम्मान करूंगा और मैं गोरखपुर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। पिछले 5 साल में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में सही, उसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसलिए मैं पार्टी के आदेश का सम्मान करते हुए वहां चुनाव लड़ूंगा। यूपी में जंग सीएम बनाम पूर्व सीएम की है, पूरब बनाम पश्चिम की है। आज तक ब्यूरो। वैसे सत्ता की लड़ाई में विचारधाराओं का बदल जाना कोई नई बात नहीं है। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार दल बदल का खेल इस पूरे राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। इन सब के बीच कल हमने देखा था मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा और आज मुलायम परिवार में एक और सेंध लगी जब उनके रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी का हाथ छोड़कर कमल का फूल थाम लिया और उसके बाद से ही लगातार वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जाएगी, आप देखते जाइए उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे आगे होता है क्या। अगर अनुमति है तो 20 सपा के विधायक आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, साठकारों को अपने आसपास बैठा दिया। राजनीति में किसकी नीयत कब बदल जाए उसका दल, कब बदल जाए उसका दिल, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ना, बीजेपी का गमछा पहने कमल दल का झंडा उठाए ये पूर्व समाजवादी प्रमोद गुप्ता हैं। रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के साढ़ू लगते हैं और अखिलेश यादव के मौसा लगते हैं, मगर लगना तो लगना है और प्रमोद गुप्ता को लगता है कि उनकी नैया की खिवैया अब बीजेपी ही है। इसीलिए तो बीजेपी में शामिल होते ही पहला बार अखिलेश के परिवार पर। जब तक माननीय मुलायम सिंह जी रहे उन्होंने परिवार को एक रखा। अखिलेश के आने के बाद उनके परिवार में बहुत सी बातें ऐसी मैं कहना नहीं चाहता, आज सारे लोग नाराज हैं। लगभग माननीय अध्यक्ष जी खड़े हैं, अगर अनुमति है तो 20 सपा के विधायक आज ही
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। नाराजगी क्यों हो गई? टिकट नहीं दे रहे थे, परिवार में बात नहीं है, नाराजगी क्यों हो गई? टिकट का सवाल नहीं, नीतियों का सवाल है। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, शाटकारों को अपने आसपास बैठा लिया। बीजेपी की ये सेंधमारी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने से ज्यादा कमजोर दिखाने की है। ये जताने की है कि क्या परिवार, क्या रिश्तेदार, सब अखिलेश से परेशान हैं, और जब अपने ही परेशान हैं तो जनता कैसे प्रसन्न रह सकती है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोखले थे। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के बलबूते चुनाव के मैदान में आना चाहता था और उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहता था। जनता बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है फिर से कमल खिलाना। बीजेपी अखिलेश पर सीधा निशाना साधती है और बदले में अखिलेश पलटवार करते हैं। कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे उनके साथ। बीजेपी ने अगली जो सेंधमारी की है वो कांग्रेस के खेमे से है। ये प्रियंका मौर्य हैं। याद होंगी आपको, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो कैंपेन शुरू किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये उस कैंपेन की पोस्टर गर्ल हैं। हर पोस्टर में प्रियंका गांधी के साथ प्रियंका मौर्य की तस्वीरें थी। मगर अब प्रियंका कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मगर बीजेपी से। कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया, रिपोर्ट में सब जगह डॉक्टर प्रियंका मौर्य लिखा हुआ है, फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। इस चीज की मुझे शिकायत है कि मैं टॉप पे रहते हुए भी अगर मुझे मौका नहीं मिला गया, मुझे प्रमोट नहीं किया गया, तो ऐसे पार्टी में अपना समय वेस्ट करना किसी भी कोई भी इसका मतलब नहीं है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, वहां अपना समय व्यर्थ वेस्ट करना उसका कोई तथ्य नहीं है। प्रियंका आरोप लगाती हैं कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस ने धांधली की, जबकि कांग्रेस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। प्रियंका की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि वो लास्ट 3 महीने से कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली थी। इस वजह से इनको, और जो क्योंकि हमारे पास सर्वेयर और ऑब्जर्वर लगे हुए थे, उसमें वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी अपने को। भरसक उन्होंने प्रयास बहुत किया। अच्छी महिला है, सोशल वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह महिलाओं को दे दिया जाएगा तो ऐसा तो 403 है, फिर 100% की बात नहीं, हमने 40% दी। कांग्रेस को झटका अकेले प्रियंका मौर्य ने ही नहीं दिया, बल्कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। बाकी कौन है कांग्रेस में, आप मुझे ये बताइए। और ये बस और बस क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं देता। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और उनकी कार्यशैली देखते हुए मैंने बीजेपी में आने का निर्णय लिया। अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि वो पहले से ही बीजेपी के साथ आने के संकेत दे रही थी। तो कुल मिलाकर यूं समझिए कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जोड़ तोड़ की होड़ तेज होती जा रही है। कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लखनऊ में शिल्पी और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। 14 फरवरी को उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तराखंड के 70 सीटों पर 59 को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि वहीं बात करें अगर गोवा की, तो गोवा की 40 में से 34 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। उत्तराखंड और गोवा में दोबारा सरकार बनाने के इरादे से बीजेपी ने दोनों राज्यों में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी ने 59 लोगों के नाम का ऐलान किया है।
तय किया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे और धन सिंह रावत श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जो किया है सोच समझ के किया होगा, अच्छा किया होगा। बहुत सारे लोगों को उनकी आशा के अनुरूप परिणाम मिले हैं, बहुत सारे लोगों को उनकी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं। अभी सब लोगों को सोचने समझने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि सब विषय पर सब लोग विचार करके आगे का निर्णय लेंगे। 59 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है, मगर बताया जा रहा है कि 11 लोगों के नाम पर अभी पेच फंसा हुआ है। उत्तराखंड की तरह ही बीजेपी ने गोवा में भी अपने 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। यहाँ सीएम प्रमोद सावंत सांकेलिम से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट सामने आने के पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, मगर पहली लिस्ट में उत्पल का नाम नहीं है। इस बाबत जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनिए। गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे, पण केवळ मनोहरभाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही। कहने के लिए तो गोवा छोटा राज्य है, मगर यहाँ की लड़ाई बड़ी है। महाराष्ट्र में भले ही कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाअघाड़ी की सरकार है, मगर गोवा में शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। यहाँ शिवसेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना को भरोसा है। उत्तराखंड में सीटों का ऐलान हुआ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टेंशन फ्री नजर आए। चाय की चुस्कियों के साथ उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। पूरे दिन मैंने देखा कि आप दिल्ली में काफी व्यस्त थे, पहली सूची को लेकर काफी लंबी चौड़ी बैठकें हुई। क्या कहना चाहेंगे अभी, हालांकि 11 नाम आने बाकी हैं, किस तरह की लिस्ट है? कुछ लोगों के नाम भी कटे हैं, आप संतुष्ट हैं कि सही लोगों को टिकट मिले हैं? देखिए, जहाँ तक सूची का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर जितने भी नाम आए थे, हमारे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुई थी, मंडल में, जिले में, प्रदेश में। उसके बाद सभी नाम हमने केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजे थे। चूंकि जो भी प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं, देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जिनको पार्टी ने वहां पर ठीक समझा है, उनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन उसके अलावा जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, जो प्रत्याशी नहीं बन पाए, उसमें से अभी बहुत सारे योग्य लोग हैं और निश्चित रूप से उनका उपयोग पार्टी संगठन के द्वारा अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री आपके सहयोगी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उनकी सीट पर अभी उम्मीद नहीं हुआ है और अब पार्टी संगठन सरकार में ऐसा लग रहा है कि अब आपके ही पूरी तरह से आपके नेतृत्व में ही चुनाव होने चाहिए। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से आगे सोच समझ कर लिया होगा। आपकी सूची आ गई, लेकिन अभी कांग्रेस की लिस्ट आनी बाकी है और हरक सिंह रावत को लेकर जो आपका मास्टर स्ट्रोक था, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से काफी बड़ा झटका कांग्रेस को दिया आपने। देखिए, हमारे सब काम अपने समय से होते हैं, हम किसी का ना इंतजार कर रहे हैं, ना हम किसी की सूची का इंतजार कर रहे हैं। और बाकी जो नाम बचे हैं, कब तक आप उम्मीद की जाए कि वो भी जारी हो जाएंगे? नहीं, जल्दी हो जाएंगे। नॉमिनेशन कब भरेंगे आप? अभी जैसी तिथि निकलेगी। आज चूंकि सूची घोषित हुई है, उसके अनुरूप सभी से वार्ता करके, क्योंकि उस क्षेत्र के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी से एक बार विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श के बाद जो भी तिथि निकलेगी उस तिथि में करेंगे। तो आपका जो आप लगातार जो नारा दे रहे हैं, किया है, करेगी और बीजेपी ही करेगी, उसी थीम को लेकर आप इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछले 5 सालों में या जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर अभी तक उत्तराखंड के अंदर जो काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं वो पहले कभी संभव नहीं थे और पिछले 5 सालों में तो 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है हर क्षेत्र में। चाहे आज हम रेल सेवा की बात करें, चाहे हवाई सेवा की बात करें, या हम ऑल वेदर भारतमाला श्रृंखला रोडों की बात करें, या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, मैं कह सकता हूँ कि किया है, करती है और सिर्फ करेगी भाजपा। इसी के साथ अलीगढ़ से शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही।